नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पुराना टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। जो दोस्तों हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग किए हुए थे राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा कौन से कितना से लेकर के कितना अनुच्छेद तक है। भाई इसी चीज को हम लोग जाने थे और उसके दोस्तों हमने पूरा डिफाइन करके पढ़े हुए थे, जिसको दोस्तों हम लोग बोले थे हम कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग उसी चीज को करने वाले हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हम लोग पढ़े हैं उनका किस प्रकार से कार्यकारी होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रपति। हम लोग दोस्तों इस टॉपिक को पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम आज फिर इसको पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन तरीके से करने वाले हैं। तो हम लोग के सामने है यहाँ पे राष्ट्रपति। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति की मतलब है क्या। अरे यह राष्ट्रपति शब्द सबसे पहले कब आया था। तो दोस्तों राष्ट्रपति शब्द हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है शब्द है या कब से, तो दोस्तों 1950 ईस्वी कहा जाए तो 1950 से आया है, ठीक है, राष्ट्रपति पद। लेकिन दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति चर्य इसका परिभाषा कौन दिया था, राष्ट्रपति का परिभाषा कौन दिया था। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जब हम लोग जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो उसी संविधान लागू होने के उपरांत में है तो हमारे भारतवासियों ने किसको, हमारे भारतवासियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया था, ठीक है। हमारे जो भारतवासियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो भारत का प्रथम प्रधान राष्ट्रपति बनाए थे। तो इसी खुशी में हमारे राजेंद्र प्रसाद ने एक परिभाषा दिए थे जो दोस्तों जो बोले थे कि हमारा देश क्या, हमारा देश राजतांत्रिक हमारा देश लोकतांत्रिक जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक तो है, लेकिन दोस्तों आज के बाद से हमारा देश एक और नियम लागू करेगा जिसको कहा गया था दोस्तों गणतांत्रिक, गणतांत्रिक देश अब से हमारा देश होगा। तो यहाँ पर दोस्तों गणतांत्रिक परिभाषा देते हुए हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने बोले थे कि गणतांत्रिक कहने का अर्थ ये है कि वैसा देश, ठीक है, वैसा देश जिस देश का अपना खुद का एक संविधान हो, अपना खुद का एक संविधान हो और उस संविधान में एक राष्ट्रपति पद की चर्चा हो और वह चर्चा वंशानुगत ना करके क्या निर्वाचित हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग गणतांत्रिक देश कहते हैं। जैसे दोस्तों आज हमारा भारतीय संविधान में क्या है, अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा है और वह क्या है, ऐसा है कि वंशानुगत है। नहीं दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद से संबंधित बातों की चर्चा है, लेकिन दोस्तों वह निर्वाचित है, निर्वाचित है। तो दोस्तों अगर हम लोग को पूछ दिया जाए कि इस राष्ट्रपति पद से संबंधित बात होता है कि राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो दोस्तों अगर कहा जाए बस सेम जिस प्रकार से प्रोसेस वहाँ है सारी चीज यहाँ पर भी इनके कार्य भी होता है, कार्यपालिका भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमारे भारतीय संविधान में जो चर्चा किया गया राष्ट्रपति और ब्रिटेन के जो संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित बात किया गया है, बस हल्का सा फर्क है दोस्तों कि हमारा भारत में निर्वाचित है और ब्रिटेन में दोस्तों वंशानुगत है, ठीक है, वंशानुगत है। बस इतने ही ब्रिटेन और हमारा भारत के राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा जो भी है उनसे रिलेटेड में इतना ही अंतर है कि भारत में निर्वाचित है और ब्रिटेन में वंशानुगत है। तो दोस्तों इसी गणतांत्रिक दिवस के शुभ अवसर पर बोले थे कि हमारा देश में गणतांत्रिक का परिभाषा दिए थे कि वैसा देश जो जिस देश का अपना खुद का एक संविधान हो और उस संविधान में राष्ट्रपति पद का ऐसे चर्चा हो और वह चर्चा निर्वाचित वंशानुगत ना होकर क्या निर्वाचित हो, उसको हम लोग गणतांत्रिक देश कहते हैं। तो दोस्तों उसी दिन से हमारे भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि उसके बाद हमारे भारतीय संविधान में है सो राष्ट्रपति पद कौन सा अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों हम लोग पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं राष्ट्रपति पद संबंधित चर्चा का कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद दोस्तों 52 में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीख गए
कि राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा किसमें कहा गया है, पद से संबंधित बातों की चर्चा तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ इसको अच्छी तरह सब यहीं पे जो गणतांत्रिक जो दोस्त पढ़े हैं वही किसमें अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि हमारे देश में लिखा गया है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार से हमारा भारत देश में एक राष्ट्रपति पद होगा। ठीक है, एक राष्ट्रपति पद होगा जो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा, जो जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति होंगे। और ये दोस्तों कहा गया है कि वह राष्ट्रपति देश का हमारे संघ का, ठीक है, संघ का सो मालिक होंगे। ठीक है, हमारे संघ का मालिक राष्ट्रपति ही होंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब क्या समझ लिए कि अनुच्छेद 52 में किससे संबंधित किस प्रकार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते दोस्तों कि अनुच्छेद 53 में, ठीक है, अनुच्छेद 53 जिसमें दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित बातों की चर्चा किया गया था। कार्यपालिका से संबंधित बातों की चर्चा किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि कार्यपालिका कहने का अर्थ यही है कि हमारे देश में जो भी कार्यपालिकाएं होती है वो सारी कार्यपालिका किसके निहित में होती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निहित में होती है। हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के निहित में होती है। अब ऐसे ये खुद से करे, हमारा राष्ट्रपति है तो ये खुद से करे या हमारे संविधान द्वारा जो मंत्रिमंडल जो बनाए जाते हैं उन अर्थात अपने अधीनस्थ जो मंत्रिमंडल अधिकारियों जो होते हैं उनसे करवावे। लेकिन दोस्तों उनके जो भी निहित कार्य जो होते हैं जो है सो राष्ट्रपति के निहित में ही होती है। अब हम क्या बोले कि अब जो कार्यपालिका राष्ट्रपति के निहित में होती है, अब वह कार्य को राष्ट्रपति को खुद से करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि अपने अधीन, ठीक है, अपने अधीन में जो भी जितने अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको द्वारा करवाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अगर कहा जाए अपने हम लोग फैमिली में समझे तो दोस्तों हम लोग अगर एक फैमिली में कितना 5 परिवार हैं। अब किसी कार्य को करना है तो एक व्यक्ति को अगर ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं तो क्या करता है, बाकी 4 फैमिली उनका मदद करते हैं। लेकिन होता क्या है कि किनका नाम होता है तो बोलता है कि वही किया है। दोस्तों उसका जो सहायता करने वाले होते हैं उनका काम नहीं होता, उनका से क्या होता है, उनका अधिकारी होते हैं, उनके अधीन में होते हैं, जो बोलेंगे उनके अधीन वही उनको करना पड़ता है इस 4 को। तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो हमारे राष्ट्रपति में जो कार्यपालिकाएं निहित होती है उसको ऐसा राष्ट्रपति समय करेगा या अपने अधीन में अधिकारियों से करवावेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हमारे संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है वह है लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्र और मंत्रिपरिषद की भी वहां से पालन करता है। अर्थात दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं मंत्री परिषद का भी चुनाव करते हैं, निर्वाचित करते हैं, जिससे है सो धीरे धीरे ये अपने कार्य को अगर नहीं संभाल पाते हैं तो मंत्री परिषद को सौंप देते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों मंत्री परिषद को सौंप देते हैं तो वह कार्य को कौन, मंत्री परिषद करती है लोकतंत्र के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर सीख गए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये सीखना है दोस्तों को राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अब यहाँ पे ये भी जो कार्य क्या है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका है, राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति कार्यपालिका है, लेकिन हमारे जो मंत्री परिषद होते हैं मंत्री परिषद भी कार्यपालिका होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति एक संवैधानिक रूप से अगर कहा जाए तो सिर्फ एक निहित होती है, यह कार्यपालिका के रूप में वह कहा जाए तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका का काम नहीं करते राष्ट्रपति, बस एक ही स्थान पे अपने संसद भवन में बैठ करके जो भी कार्य देश में होते हैं उनको देख रेख क्या करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। और उनके से रिलेटेड हमारे देश में क्या हो रहा है ना करना, क्या करना है नहीं करना, उन सारी चीज का देखभाल कौन करते हैं, तो हमारे मंत्री परिषद करते हैं। ठीक है, हमारे मंत्री परिषद करते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, तो हमारे मुखिया दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। जो दोस्तों आज तक हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सो अमेरिका या अन्य देश भी जाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि वहाँ पर और उधर कौन कौन सा और सारे अन्य प्रकार के जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उन सारे देशों में किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, किस प्रकार किससे क्या किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज तक हम लोग ऐसा कभी कदार ऐसे होता है कि राष्ट्रपति अन्य किसी देश में जाते हैं, अन्यथा ऐसा होता है कि राष्ट्रपति एक ही अपने कहाँ संसद भवन में ही बैठे हुए रहते हैं और संसद भवन से ही अपने भारत में जो भी कार्य होते हैं उनको सारे कार्य को संभालते हैं और देख रेख करते हैं। अगर कहा जाए तो अगर पूरा देख रेख अच्छी तरह से वास्तविक रूप से कौन करता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। तथा हमारे कहने का अर्थ यही था दोस्तों कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है। वास्तविक अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, प्रधानमंत्री होती है। और अल्प और काल्पनिक कार्यपालिका कौन होती है तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों हम लोग कार्यपालिका और पद से संबंधित बातों को हम लोग समझ गए कि अनुच्छेद 52 में और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि गणतांत्रिक की परिभाषा हम लोग सीख रहे हैं, अगर जानते हो कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है दोस्तों, तो लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग इतना याद रखना है कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाता है वह क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो दोस्तों लोकतंत्र हम लोग दोस्तों अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का में हम समझा देते हैं कि जैसे होते हैं दोस्तों MP MLA और PM CM। अर्थात दोस्तों कहने का अर्थ है हम लोग किसको चुनते हैं तो MP को चुनते हैं और किसको MLA को चुनते हैं। और हम लोग दोस्तों डायरेक्ट PM और CM को नहीं चुनते हैं। डायरेक्ट हम लोग किसको PM और CM को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग ऐसो ये MP और MLA को चुनते हैं और यही दोनों फिर जाकर के किसको PM और CM को चुनते हैं। तो दोस्तों ये लोकतंत्र का परिभाषा का थोड़ा सा ट्रिक मैंने बता दिया, इसको दोस्तों पूरा अच्छी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो अगले वाले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे सीखेंगे कि अनुच्छेद 54 में किससे संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 54 जो दोस्तों भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट अनुच्छेद 54 को करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीन थोड़ा ले सकते हो। सिर्फ दोस्तों हम लोग इसको नोट तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग नोट तैयार करेंगे तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे। हम लोग अगर कहा जाए तो हम लोग दोस्तों इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग इसको फिर आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा कि यहाँ पे इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे कि पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में दोस्तों सारे लोग ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। उसमें ऐसे उन लोगों के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कौन उसमें संविधान में इसी अनुच्छेद 54 में कहा गया है, बता दिया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे इसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव में लड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सीखते हैं। तो दोस्तों कहा जाए तो हमारे जो राष्ट्रपति पद का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, क्या है, आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एक ऐसे पद्धति के माध्यम से एक ऐसे निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और वही निर्वाचक मंडल जो होता है फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो हम लोग जानेंगे दोस्तों निर्वाचक जो मंडल होती है, निर्वाचक मंडल जो होता है, तो इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलिए फटाफट अब जान सीखते हैं। क्या पहला, इसमें दोस्तों 3 लोग रहते हैं निर्वाचक मंडल में। पहला में होती है लोकसभा
तथा राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य अर्थात कहा जाए दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते हैं। और दूसरा में दोस्तों प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य। के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। और तीसरा में दोस्तों यहाँ पे है दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां का विधान सभा का निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ये तीन लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से में ऐसे भाग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब ये जानेंगे कि दोस्तों लोकसभा में अगर कहा जाए कि अगर कोई पद खाली हो तो उनके लिए इंतजार किया जाता है। अगर माना कि हमारे राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक अगर किसी प्रकार से अगर खाली हो जाता है, अगर आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी प्रकार से खाली हो जाता है और तो फिर उनको कितना, राष्ट्रपति उस पद को कम से कम कितना दिन के लिए अंदर भर देना पड़ता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद जो अगर किसी प्रकार से खाली हो जाती है यानी किसी प्रकार तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में उसको है तो मात्र कितना 6 माह में उसको उस पद को भर देना पड़ता है, ठीक है, 6 माह में भर देना पड़ता है। तो कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कहीं का लोकसभा भंग हो जाता है, कभी किसी राज्य का, तो कहीं राज्यसभा भंग होता है। लोकसभा राज्यसभा जब भंग होती है तो हम वहाँ पर अगर कहा जाए कि अगर लोकसभा राज्यसभा भंग हो गया है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा अगर भंग हो गया तो उनके लिए इंतजार किया जाएगा कि हाँ ये दोनों अगर भंग जब एक हो जाएगा तब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये चूंकि है तो ये लोग भी इसमें निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई होता है कि भंग हुआ होता है तो इन लोगों का इंतजार नहीं किया जाता। क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कितना 6 माह में राष्ट्रपति पद को अगर खाली राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसको भर देना अति आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे नहीं तो फिर अगर 6 महीने बाद अगर नहीं भर दिया जाता 6 महीने तक में तो ऐसी भी होती है कि हमारे भारतीय सैनिक के मालिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों हमारे भारतीय सैनिक पर हमारे भारत पर हो सकता है अन्य देश का ऐसे आक्रमण करने की शक्ति बढ़ने लगेगी। इसलिए दोस्तों 6 माह के अंदर ही उनको करना बहुत ही आवश्यक होती है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, लोकसभा, राज्यसभा या कोई भी हो या विधानसभा ही कहीं का अगर कोई किसी क्षेत्र किसी राज्य का भंग हो गया है तो दोस्तों वैसी परिस्थिति में ऐसो इनका भंग होने के कारण से ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति का पद का जो निर्वाचन होता है उसको नहीं रोका जाता। लगातार दोस्तों उनको अगर लेकिन हाँ यह इतना होता है कि अगर किसी क्षेत्र का अगर विधानसभा का अगर माना लिया जाए कि किसी हमारा जो विधानसभा के सीट है कि हमारे झारखंड का विधानसभा जो है वह भंग हो गया है। और भंग होने के कारण से अगर कहा जाए कि वे लोग हमारे जो निर्वाचित थे, जितने भी विधानसभा पर निर्वाचित सदस्य थे, वे लोग अगर भंग होने के बाद अगर चाहे तो अगर इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए ऐसे चुनाव लड़ सकते तो दोस्तों चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि दोस्तों वहां पर जब भंग होने के कारण का अर्थ यही हो जाता है कि उनके साथ जो भी वोट मिली थी जिनको उससे चुना गया था उनका चुना गया था और जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार को छीन लेना, ठीक है, अर्थात छीन लिया जाता है, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं होती। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए उनको निर्वाचन से राष्ट्रपति पद में उनको निर्वाचन करने के लिए नहीं दिया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से अब यहाँ तक जान गए हैं कि अनुच्छेद 52, 53
और चौवन से संबंधित बातों की चर्चा, जो दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट सीखने वाले हैं अनुच्छेद 55, जो दोस्तों ये वाला जो क्लास है अनुच्छेद 55 हम लोग को काफी ज्यादा लंबा खींचेगा। ये वाला टॉपिक दोस्तों निर्वाचन, चूंकि यहाँ पे क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा करने वाला है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, किस प्रकार से प्रक्रिया इसमें निर्वाचन किया जाएगा, कौन भाग लग सकता है और इसमें कितना वोट, किस प्रकार से एमएलए का कितना वोट होता है, इसमें सारी चीज को हम लोग इसमें ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसी हम लोग इसी अनुच्छेद को इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग अर्थात यहीं पे इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर इतना ज्यादा कीजिए दोस्तों कि आप लोगों के साथ साथ वे लोग भी सीख जाएं कि ये सारी चीज़ों के बारे में जो नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।